हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 08 है और आज की क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस ये दोनों चैप्टर अलग अलग नहीं है, दोनों चैप्टर एक ही हैं। हालांकि बुक में जो है 2 चैप्टर में दिया है, लेकिन दोनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आज हम लोग जो है डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में जितना भी पढ़ चुके हैं उनका हम एप्लीकेशन सीखने जा रहे हैं और उसका मेन एप्लीकेशन है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखना है। तो चलिए देखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 2 इक्वेशन है 2x + 5y = 6, 3x - 7y = 11 है ना। यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं x और y और 2 इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। यहाँ पर x और y की पावर 1 रहती है तो ऐसी इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं और इन इक्वेशन का सिस्टम है ये, है ना। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये कितने वेरिएबल की इक्वेशन है? 2 वेरिएबल की, 2 वेरिएबल की। ठीक, अब आप जानते हैं कि अगर 2 वेरिएबल हैं तो हमारे पास मिनिमम 2 इक्वेशन होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी भी इक्वेशन हो, अगर इन्हें हमें सॉल्व करना है तो कम से कम 2 इक्वेशन होनी चाहिए। 2 वेरिएबल हैं तो इक्वेशन 2 होनी चाहिए। और इसी तरीके से 3 वेरिएबल का भी हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन सकता है, जैसे 2x + 5y - 7z = 11 है ना। 3x + y + 7z = 6 और x + y + z = -3। ये 3 वेरिएबल का इक्वेशन है। तो 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मिनिमम 3 इक्वेशन होनी चाहिए और मैक्सिमम चाहे कितनी भी इक्वेशन हो, है ना। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स, इन इक्वेशन को सॉल्व करना हालांकि आप छोटी क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन आज की क्लास में हमें इन्हें सॉल्व करना है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की हेल्प से। कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे इक्वेशंस हो तो कैसे सॉल्व किया जाता है, ये आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है उसको समझते हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप समझिएगा, प्यार से समझिएगा, आराम से हर एक चीज क्लियर होगी, है ना। तो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट ऑफ ए सिस्टम। कंसिस्टेंट का मतलब होता है बच्चों हल निकले, ऐसी क्वेश्चंस का हल निकले, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, वो चाहे यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, है ना। तो कंसिस्टेंट का मीनिंग हो गया सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। अब वो चाहे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब अनोखा। x की वैल्यू सिंगल आएगी, जैसे मान लीजिए 5 आ गई, y की वैल्यू -3 आ गई और z की वैल्यू 2 आ गई, है ना। x y z यूनिक आएंगे। x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू -3 आ गई, z की वैल्यू 2 आ गई। ये इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, मान लीजिए इसके यूनिक सॉल्यूशन निकले। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारा सिस्टम कैसा? कंसिस्टेंट होगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हालांकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारे क्लास 12th में सिलेबस में नहीं है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन अपने को मालूम होना चाहिए। इसमें x की वैल्यू जैसे मान लीजिए k आ गई, y की वैल्यू k + 2 आ गई, है ना, और z की वैल्यू जो है 3k आ गई। तो इस टाइप के सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ पर x y z कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कांस्टेंट k। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब मैनी सॉल्यूशन होंगे, ये बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अब चाहे सॉल्यूशन यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो, तो वो अपना सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है? इनकंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट मतलब x y z हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, x y z की वैल्यू नहीं पा पाएंगे, है ना, मतलब नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। अगर इन इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं मान लीजिए और x y z की वैल्यू नहीं पा पाते हैं, x y z नहीं निकल पाता है, मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा और हमारा सिस्टम क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट का मीनिंग आप लोगों ने बच्चों क्या समझा कि किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, वो भले यूनिक हो या इनफाइनाइट हो। यूनिक का मतलब अनोखा होगा और इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। और इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, मतलब उसके कोई भी सॉल्यूशन ना हो।
अब ऐसी क्वेश्चन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये देखते हैं, और कब यूनिक सोल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, ये चीजों के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऐसी हैं, ये 3 इक्वेशन हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये 3 इक्वेशन का सिस्टम है, लीनियर इक्वेशन है ना। इन इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। कैपिटल ax इक्वल टू b, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा क्यों लिख रहे हैं। कैपिटल ax इक्वल टू b, कैपिटल A होगा यहाँ पर x y z, जो ये 3 वेरिएबल हैं, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, इनके कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बना है ना, तो ये होगा क्या, कैपिटल A, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगा वो होगा क्या, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये हमारा कैपिटल A है। और क्योंकि ये कोफिशिएंट से बना है तो हम इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। फिर कैपिटल X होगा वेरिएबल का मैट्रिक्स, और वेरिएबल का मैट्रिक्स क्या होगा, x y z, ठीक। और यहां पर जो कैपिटल B वाला मैट्रिक्स है, जो इक्वल के बाद कांस्टेंट आए हैं, वो मैट्रिक्स है d1 d2 d3, ये कैपिटल X हुआ हमारा, और ये कैपिटल B हुआ, ठीक। तो आप इन्हें चेक भी कर सकते हैं, इन्हें हम इन 3 क्वेश्चन को मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसा क्यों लिखे, अगर इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर दें तो यही आएगा, है ना, ये तीनों इक्वेशन ही आएंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, है ना। तो इन 3 इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिएगा ax बराबर b हमने अभी देखा, ax बराबर b। अब इसमें क्या करें कि a इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर दें, है ना, a इनवर्स से दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा कितना, a इनवर्स इंटू ax बराबर a इनवर्स b। अब आप जानते हैं बच्चों, a इंटू a इनवर्स हो या a इनवर्स इंटू a हो, उसकी वैल्यू कितनी, i होती है ना। a इनवर्स इंटू a आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं i कैपिटल X इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स इंटू a की जगह क्या लिख दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स में हम यूनिट मैट्रिक्स आई मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, वही मैट्रिक्स आता है, तो यहां पर आ जाएगा कैपिटल X इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो हमारा जो कैपिटल X था क्या, वेरिएबल का मैट्रिक्स, तो यहां से वेरिएबल का मैट्रिक्स कैपिटल X निकल आएगा, है ना। कैपिटल X हमारा निकल आएगा, मतलब x y z फाइंड हो जाएंगे, और कैपिटल X हमारा यही तो है वेरिएबल का मैट्रिक्स। अब बशर्ते a इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए तभी कैपिटल X निकलेगा, है ना। तो कैपिटल X कब निकलेगा, जब a इनवर्स निकले, और a इनवर्स कब निकलेगा, जब डिटर्मिनेंट a 0 ना हो, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a 0 ना हो। तो अब आपके यहां पर 3 केस बनते हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। केस नंबर 1, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब क्या, मैट्रिक्स A हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, आप जानते हैं कि A इनवर्स यूनिक होता है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो A इनवर्स जो है यूनिक होता है। कभी भी A इनवर्स किसी मैट्रिक्स A के लिए A इनवर्स जो है 1 से ज्यादा नहीं आते हैं, A इनवर्स यूनिक होता है। तो A इनवर्स यूनिक होगा तो x y z की वैल्यू भी यूनिक आएगी, है ना। तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि चाहे सॉल्यूशन यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो, सॉल्यूशन निकलना चाहिए। अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो वो सिस्टम हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट। तो आपके क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन में आ जाता है, क्या आता है कि
ऐसी क्वेश्चन का सेट दे देगा और बोला जाएगा कि ये बताइए ये कंसिस्टेंट सिस्टम है कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, तो उस पे मैट्रिक्स का कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 नहीं आती है तो मतलब वो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा। अब अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो केस नंबर सेकंड हमारा क्या बनता है कि अगर मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 0 आ जाता है, मतलब मैट्रिक्स ए हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स ए का हमने डिटरमिनेंट निकाला, मैट्रिक्स ए क्या होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। और इस तरीके से ये जो मेथड से हम कैपिटल एक्स निकालते हैं, मतलब वेरिएबल एक्स वाई जेड फाइंड करते हैं, इस मेथड को बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड वेरिएबल को फाइंड करना। अब ए अगर हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स आता है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 0 आता है, तो उस केस में हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी कैलकुलेट करेंगे। और अगर वो 0 नहीं आता है, 0 यहां पर 0 का मतलब है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। आप जानते हैं दो मैट्रिक्स ये हैं, मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और प्रोडक्ट करने पर अगर वो जीरो मैट्रिक्स नहीं आता है तो फिर हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट, सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट। तो आपके छोटे नंबर के क्वेश्चन में क्वेश्चन दे दी जाती हैं और बोला जाता है कि बताइए सिस्टम कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो आप डिटरमिनेंट निकालेंगे, 0 नहीं आया तो फिर मतलब उसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। और अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालेंगे, इनटू बी करेंगे। बी क्या है यहाँ पर, ये वाला मैट्रिक्स, दिस इज बी मैट्रिक्स है ना। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, इस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकालेंगे और मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट करेंगे। और प्रोडक्ट करने पर अगर वो जीरो मैट्रिक्स नहीं आता है तो इसका मतलब उस सिस्टम के कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट। और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। अब केस नंबर थर्ड क्या बनता है बच्चों, केस नंबर थर्ड, मान लीजिए आपने डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकाला और वो 0 आया, ये तो 0 आ गया, मतलब मैट्रिक्स ए हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है। और एडजॉइंट ए इंटू बी किया, एडजॉइंट ए इंटू बी निकाला और वो भी कितना, 0 आ गया। और यहां पर 0 क्या है, जीरो मैट्रिक्स। तो इस केस में हमारा सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, सिस्टम will be consistent or inconsistent। अब कंसिस्टेंट होगा तो कौन सा वाला कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, मतलब मैनी सॉल्यूशन वाला, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला कंसिस्टेंट होगा। तो कौन सा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला। और इनकंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आपको ये थोड़ा सा बेसिक चीजें याद रखनी है और इस पर छोटे छोटे नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। और मेनली यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, तो उसको देखेंगे है ना। तो क्या ध्यान रखना है कि ये बोला जाता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स और इसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ये वेरिएबल का मैट्रिक्स है कैपिटल एक्स और ये हमारा जो है कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है कैपिटल बी है ना। और इस मैट्रिक्स, इस मेथड से हम जब वेरिएबल एक्स वाई जेड सॉल्व करते हैं तो उसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना बोला जाता है। और अगर किसी मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है, मतलब मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा और हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू सिंगल सिंगल आएंगी। और अगर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 0 है तो हम एडजॉइंट ए इंटू बी कैलकुलेट करेंगे। अगर वो जीरो मैट्रिक्स नहीं आता है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, एक्स वाई जेड हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। और अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 है और फिर हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी निकाला, वो भी जीरो मैट्रिक्स निकल करके आया, तो फिर इस केस में हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। इस केस में कंसिस्टेंट हुआ था तो यूनिक सॉल्यूशन निकले थे और इस केस में अगर हमारा कंसिस्टेंट होगा तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे।
और इनकंसिस्टेंट होगा तो फिर कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। अब इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो है हमारी एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.6 है और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक के क्वेश्चन में हमें एग्जामिन करना है, चेक करना है कि क्वेश्चन का सेट जो है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके पहले आप ये सब नोट कर लीजिए और कुछ पॉइंट्स जो है आपको ध्यान रखना होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक के सारे क्वेश्चन में हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का कंसिस्टेंसी को एग्जामिन करना है ना। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मतलब इस टाइप की इक्वेशंस दी रहेंगी और उनकी कंसिस्टेंसी को चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को करने के पहले आपको ये 3 बातें जो अभी बताई गई हैं वो याद रखना है कि सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे और वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। चाहे यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो, सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा, है ना। तो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। और अगर हमने मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकाला और मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आई तो इस पर 2 केस बनेंगे। क्या हम एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स बी फाइंड करेंगे और वो 0 नहीं आता है तो फिर हमारा सिस्टम में नो सॉल्यूशन होंगे, मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट करेंगे और वो सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। और डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है और एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स बी अगर हम फाइंड करते हैं और वो भी 0 निकल करके आता है, 0 निकल करके आने का मतलब 0 मैट्रिक्स निकल करके आता है तो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये बातें अगर याद हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये 2 इक्वेशंस दी हैं और 2 वेरिएबल हैं। तो सबसे पहले इन इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो मैट्रिक्स फॉर्म में आपको कैसे बताया गया है, ax = b। a क्या है यहाँ पर, x y के कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स। तो x y के कोफिशिएंट से क्या मैट्रिक्स बनेगा, 1 2 2 3 ये। और कैपिटल X होगा वेरिएबल से बना मैट्रिक्स तो x y। और कैपिटल B क्या होगा, जो राइट साइड में कांस्टेंट दिए हुए हैं वो 2 3। अब ये मैट्रिक्स A है, इसे बोला जाता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ये हमारा वेरिएबल का मैट्रिक्स है कैपिटल X और ये हमारा मैट्रिक्स B है। तो सबसे पहला काम रहेगा हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को फाइंड करेंगे। तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को फाइंड कर लीजिए। तो ये आया क्या, 1 2 2 3। तो यहां पर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 1 × 3 -2 × 2। तो ये आया कितना, 3 - 4, है ना। और आप देख रहे हैं कि ये 3 - 4 कितना, -1 के इक्वल होगा। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट जो है 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सिस्टम हमारा क्या, कंसिस्टेंट। देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ये बस हमें इस क्वेश्चन में इतना ही करना है फिलहाल। अब यहाँ पर डिटरमिनेंट ए 0 नहीं आ रहा है मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। आगे इन्हीं क्वेश्चंस में हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो एक्स वाई कैसे फाइंड करते हैं उन्हें हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देखना है। तो ये सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, जिसे आप लोग खुद करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। इसमें अपन सबसे पहले जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किए हैं तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे ax = b, जहां पर a होगा एक्स वाई के कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स 1 3 2 6 और कैपिटल X होगा एक्स वाई और कैपिटल B होगा राइट साइड वाले 5 8 ये हुआ। अब यहां पर ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कैपिटल A से डिनोट करते हैं इसे, है ना। तो इस मैट्रिक्स A का सबसे पहला काम रहेगा डिटरमिनेंट निकालेंगे।
डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आएगा क्या 1 3 2 6, 1 इंटू 6 किया 6 आया, 2 इंटू 3 किया 6 आया, तो 6 माइनस 6 कितना है प्यारे बच्चों 0। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 0 आ रहा है ना, तो ये सेकंड केस में पहुंच गए। अब इस केस में हमें एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड करना होगा, है ना, तो एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और 2 बाई 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, और इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे तो -3 -2 ये हुआ। अब हम कैलकुलेट करते हैं एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स बी। एडजॉइंट ए हमारा ये निकला है 6 -3 -2 1, और मैट्रिक्स बी हमारा क्या है 5 8। ये 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये 2 बाई 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा बच्चों 2 बाई 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। 2 बाई 1 ऑर्डर का मतलब जिसमें 2 रो होंगी और 1 कॉलम होगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो 6 5 जा 30, फिर -3 8 जा -24, -2 5 जा -10, और 1 8 जा 8। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30 -24 6 आया, और ये -2 आया, है ना। तो एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लिकेशन करने पर ये मैट्रिक्स आया, और ये मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब हमारा सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, है ना। तो देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, और ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अभी मिटा दिया है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में निकल करके आया था इनकंसिस्टेंट, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में जो इक्वेशंस दी हैं उनको सॉल्व करके हम x y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में प्यारे बच्चों 3 वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशंस हैं, और 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 ही इक्वेशन होनी चाहिए। 3 से ज्यादा भी होंगी चल जाएगा, लेकिन 3 से कम नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इनका कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब इनका हल निकलेगा, और इनकंसिस्टेंट का मतलब इनका हल नहीं निकलेगा, मतलब इनके सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालते हैं, इसका मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होगा, कैपिटल AX इक्वल टू B, और कैपिटल A होगा x y z के कोएफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स 1 1 1 2 3 2, फिर स्मॉल a 2a, और कैपिटल X क्या होगा x y z, कैपिटल B क्या होगा 1 2 4, ये कैपिटल A हुआ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, कैपिटल X और ये कैपिटल B। अब ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सबसे पहला काम फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 3 2, स्मॉल a 2a। पहली रो को लेकर के एक्सपेंड किए दे रहे हैं, तो ये +1, फिर ये आएगा 6a -2a, फिर -1, फिर 2 इंटू 2a 4a -2a, फिर +1 आएगा, और 2 इंटू a 2a -3a, 2a -3a। इसे और कैलकुलेट करिए तो 6a -2a कितना हुआ 4a, 4a -2a 2a आया, और 2a -3a -a आया। तो 4a -2a कितना बच्चों 2a, और 2a -a आया। अब a यहाँ पर कांस्टेंट है, स्मॉल a यहाँ कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर स्मॉल a यहाँ पर इक्वेशन में आया है, और अगर स्मॉल a 0 हो गया तो ये इक्वेशन ही 0 हो गई, तो मतलब तीसरी इक्वेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो स्मॉल a 0 नहीं हो सकता है, मतलब मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब हमारा ये सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है ना। तो देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। और अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो x y z की हमारी यूनिक वैल्यू आएंगी। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A डज नॉट इक्वल टू 0 है,
तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब एक्स वाई जेड की हमारी यूनिक वैल्यू आएंगी और सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है जिसे आप खुद करेंगे। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये 3 क्वेश्चंस दी हैं, तो सबसे पहले इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, ax इक्वल टू बी, जैसा अभी क्वेश्चन कर चुके हैं, कैपिटल ax इक्वल टू बी, और a होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x y z के कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स है ना। तो यहां पर आएगा 3 -1 -2। फिर यहां पर देखिए x का कोफिशिएंट, सब छापने वाले क्या करते हैं कि सबसे पहले 2 लिख देते हैं, -1 लिख देते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, यहां पर x नहीं है तो x का कोफिशिएंट 0 होगा, y का कोफिशिएंट 2 और z का कोफिशिएंट -1। फिर तीसरी क्वेश्चन में 3 -5 और यहां z का नहीं है तो कितना 0 होगा। ये कैपिटल A हुआ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और कैपिटल X क्या होगा, x y z। कैपिटल B राइट साइड वाला, राइट साइड में क्या है 2 -1 3। मैट्रिक्स A ये हुआ। अब इस मैट्रिक्स A का हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, 3 -1 -2 0 2 -1 फिर 3 -5 0। ये इसे सॉल्व करिए तो +3 दिस इंटू दिस 0 -5 0 -5 फिर माइनस, और ये -1 ऑलरेडी है तो ये +1 हो जाएगा, और फिर दिस इंटू दिस 0 माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 0 + 3। फिर -2 आएगा, वैसे यहां प्लस साइन आता है लेकिन ये माइनस है, यहां पर -2 होगा। अब -2 जिस रो जिस कॉलम में क्लोज किया तो 0 × -5 0 -6 0 -6 हुआ। इसे कैलकुलेट करिए तो ये निकल करके आएगा कितना, -15 +3 और +12, तो ये निकल करके आया 0 निकल करके आया, मतलब मामला गंभीर। तो हमें फिर क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इनटू मैट्रिक्स B निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A निकालने के लिए हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा ना, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर। तो कोफैक्टर्स पहले निकालते हैं, तो ये A11 फिर A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33, ये सब निकालने हैं। A11 के लिए आएगा प्लस साइन, इसके लिए आएगा माइनस, इसके लिए आएगा प्लस, इसके लिए आएगा माइनस, इसके लिए आएगा प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस। को फैक्टर निकालना आप सीख चुके हैं। अब A11 निकालना है ना। तो ये 3 जिस रो और जिस कॉलम में इन दोनों को क्लोज किया, दिस इंटू दिस 0 -5, 0 -5 मतलब -5 आएगा। फिर A12 -1 जिस रो जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया, 0 × 0 0 और माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 आएगा ये। A13 -2 जिस रो जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया, तो 0 × -5 0 और -6 तो -6 आएगा ये। तो ये कुल मिलाकर के हो जाएगा -6। फिर A21 0 जिस रो जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज किया, दिस इंटू दिस 0 और -10 तो ये आ जाएगा +10 हो जाएगा, तो ये +10 हो गया। फिर 2 जिस रो जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज किया, तो ये 0 हुआ और ये -+6 हो जाएगा। फिर -1 जिस रो जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज किया, तो ये -15 और +3 -15 + 3 -12 हुआ, तो ये आ गया +12। 3 जिस रो जिस कॉलम में क्लोज किया, तो ये हो गया 1 + 4 कितना 5 आया। फिर -5 जिस रो जिस कॉलम में क्लोज किया, तो ये हुआ -3 और 0 तो -3 तो +3 हो जाएगा। फिर 0 जिस रो जिस कॉलम में क्लोज किया, तो ये हुआ 6 और 6 -0 तो ये आया 6। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकल आए। अब हम एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते थे, इन कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स B बनाते थे, है ना। और क्योंकि यहाँ पर AX = B ऑलरेडी है, तो यहाँ पर हम जो है B नहीं मानते हैं, पहले हम कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना लेते हैं और फिर उनका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो वो कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, है ना। तो
पहले इनका मैट्रिक्स बनाते हैं कोफैक्टर से, तो ये होगा -5 -3 -6 फिर 10 6 12 और A31 की वैल्यू 5 3 6। ये हुआ हमारा मैट्रिक्स बी और इसका ट्रांसपोज कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। अब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, ट्रांसपोज लेंगे। अब इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो -5 -3 -6। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बदल दिया 10 6 12। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में बदल दिया 5 3 6। इस तरीके से ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकल गया। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी फाइंड करिए, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी मैंने मिटा दिया है ना। आप यहां से ले सकते हैं मैट्रिक्स बी। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या निकला है, -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6 और मैट्रिक्स बी है हमारा 2 -1 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, है ना। इसकी रो और इसके कॉलम के इक्वल 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। अब इन दोनों को मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, तो -10 प्लस 15। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -6 प्लस 9। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -12 प्लस 18। तो ये कितना आएगा बच्चों, -20 प्लस 15 तो -5 आया, -12 प्लस 9 तो -3 निकल करके आया, -24 प्लस 18 तो -6 निकल करके आया, है ना। और यहां पर एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स बी हमने करके देखा तो ये जीरो मैट्रिक्स निकल करके नहीं आया। जीरो मैट्रिक्स का मतलब इसके सारे एलिमेंट अगर जीरो आ जाते तो ये जीरो मैट्रिक्स कहलाता है ना। तो यहां पर ये जीरो मैट्रिक्स नहीं निकल करके आ रहा, तो इसका मतलब ये दिया हुआ सिस्टम हमारा कैसा, इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो क्योंकि एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स बी does not equal to 0, therefore given system is inconsistent। और इसका मीनिंग ये हुआ कि इन इक्वेशंस को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, x y z की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक के सारे क्वेश्चंस में बच्चों हमें मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशंस को, ऐसी इक्वेशंस दी होंगी और उन्हें सॉल्व करना होगा। मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने का मतलब उसमें मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी, मतलब सिस्टम जो है कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में प्यारे बच्चों ये दो इक्वेशंस दी हैं और इन्हें बोला गया है कि मैट्रिक्स मेथड से ये लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में ax = b, है ना। a होगा कोएफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स 5 2 7 3 और कैपिटल X हो गया वेरिएबल x y और कैपिटल B राइट साइड वाले जो दिए हैं 4 5, ये हुआ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैपिटल A, ये हुआ कैपिटल X और ये हुआ कैपिटल B। ठीक, अब हमें x y की वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि अगर ax बराबर b है और इसमें प्री मल्टीप्लाई करते हैं a इनवर्स का, तो प्री मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स, तो ये हो जाता है क्या, a इनवर्स इंटू ax इक्वल टू a इनवर्स b, है ना। और इसी को हम लिख सकते हैं a इनवर्स ax इक्वल टू a इनवर्स b, और ये a इनवर्स इंटू a को क्या लिख सकते हैं बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, है ना। तो इसकी जगह हमने लिख दिया I कैपिटल X बराबर a इनवर्स इंटू b। तो कैपिटल X आएगा क्या, a इनवर्स b, है ना। I इंटू कैपिटल X हुआ। किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो बिल्कुल वही मैट्रिक्स हमें मिलता है। तो यहां पर I इंटू कैपिटल X हुआ, कैपिटल X हो गया a इनवर्स b।
इसका मतलब हमें इस मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, और ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 5 2 7 3, और इसे सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, तो 15 माइनस 14 कितना आया, 1। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए डज नॉट इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन का सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा और एक्स वाई की वैल्यू हमें मिलेगी। अब एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स इनटू बी। तो हमें पहले ए इनवर्स फाइंड करना होगा। ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड कर चुके हैं। अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए शॉर्टकट तरीके से हम 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सीधे निकाल सकते हैं। इन दोनों एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 5, और इन दोनों के साइन को चेंज कर देंगे तो -2 -7। ये हुआ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। फिर ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। एडजॉइंट ए हम निकाल चुके हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल चुके हैं, 1 by 1 करेंगे, और एडजॉइंट ए हमारा निकला है 3 -2 -7 5। ठीक, तो 1 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में करेंगे तो बिल्कुल यही मैट्रिक्स आ जाएगा, 3 -2 -7 5। ये ए इनवर्स निकल करके आया। अब अपने को ये रिलेशन भी याद रखना है, ये इक्वेशन को भी याद रखना है, कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स इनटू बी, है ना। तो कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स बी करके हम कैपिटल एक्स फाइंड कर लेंगे। कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स इनटू बी, और ए इनवर्स अभी अभी हमने निकाला कितना, 3 -2 -7 5। फिर बी मैट्रिक्स क्या है हमारा, 4 5। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फर्स्ट रो लीजिए, इसका फर्स्ट कॉलम, तो 3 4 जा 12, -2 5 जा -10, -7 4 जा -28, और 5 5 जा 25। तो ये हुआ कितना, 2 और -3। और कैपिटल एक्स क्या है, एक्स वाई, है ना, वेरिएबल वाला मैट्रिक्स, तो एक्स वाई। अब यहां से हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2 और y की वैल्यू आएगी -3। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x की वैल्यू निकली 2 और y की वैल्यू -3। और इसे हम चेक भी कर सकते हैं, ये x और y की जो वैल्यू निकली है, इन दोनों क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में आप पुट करें तो ये सेटिस्फाइड करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3, मैं क्वेश्चन फर्स्ट में रखता हूं तो 5 × 2 10 आया, और 2 × -3 -6 आया, तो 10 -6 कितना, 4 निकल करके आया, है ना। ये पहले क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है, आप दूसरी क्वेश्चन में भी रख करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा 7 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10, ये चारों क्वेश्चन 2 वेरिएबल के हैं, और चारों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन मैं करूंगा, 7 और 8 मैं कर दे रहा हूं, और 9 और 10 आप लोग खुद करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 7 जैसा, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ax = b, फिर a होगा कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स 2 -1 3 4, और कैपिटल X हो गया हमारा xy, कैपिटल B हो गया -2 3। अब ये सब चीजें आप लोग समझ चुके होंगे। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, तो ये हो जाएगा 2 -1 3 4, तो ये होगा कितना, 2 4 जा 8, और माइनस से प्लस हो जाएगा, 8 + 3 11 आया, है ना। और यहां पर भी मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है, मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ये सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा, है ना। तो हम एडजॉइंट A निकाल लें, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। और एडजॉइंट मैट्रिक्स A कैसे निकलेगा, शॉर्टकट तरीके से 2 4 को चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, और इन दोनों को साइन चेंज कर दिया, 1 -3। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A निकला। अब A इनवर्स क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना निकला है, 11, और एडजॉइंट मैट्रिक्स का ये निकल करके आया है 4 1 -3 2। ठीक,
ये ए इनवर्स निकल गया है। आप कैपिटल एक्स बराबर क्या यूज करें, ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स निकला है 1/11, फिर 4 1 -3 2, और कैपिटल बी हमारा ये रहा -2 3। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो ये आ जाएगा 1/11, और ये 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। 4 इंटू -2 करेंगे कितना, -8 प्लस 1 इंटू 3 हुआ। अब इसका सेकंड रो लीजिए और इसका फर्स्ट कॉलम, तो -3 इंटू -2 6 हुआ, 2 इंटू 3 6 हुआ। तो ये आ गया कितना बच्चों, 1/11 -5 12। आप चाहो तो ये 11 का अंदर डिवाइड भी कर दीजिए हर एक एलिमेंट में, है ना, हर एक एलिमेंट में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, -5/11 और 12/11। और कैपिटल एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स वाई, वेरिएबल वाला मैट्रिक्स, ठीक। तो यहां से एक्स की वैल्यू हमें मिली कितनी, -5/11, और y की वैल्यू निकल करके आई 12/11। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। और ये आंसर को हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में x और y की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ये क्वेश्चन सेकंड को सेटिस्फाइड करेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारी, 3x + 4y, ठीक। तो यहाँ पर 3x की जगह रखिए -5/11 और y की जगह रखिए कितना, 12/11। इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -15/11, फिर +12 इंटू 4 कितना, 48/11। 48 -15 करेंगे कितना आएगा बच्चों, 33/11। तो ये आ गया कितना, 3। 11 से 33 कटाएंगे तो यहाँ पर राइट साइड में 3 ही है, मतलब क्वेश्चन 2 को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब ये दोनों आंसर हमारे बिल्कुल सही निकले हैं। और इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे आंसर करेक्ट हैं कि इनकरेक्ट हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप लोग खुद करेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 प्यारे बच्चों 3 वेरिएबल का है, और बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना जैसे हमने अभी 2 वेरिएबल के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम इन 3 क्वेश्चंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, ax = b, जहां पर कैपिटल A क्या होगा, x y z के कोएफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स। तो 2 1 1 1 -2 -1, फिर x का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 3 -5, ये हुआ कैपिटल A, मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। फिर कैपिटल X क्या हो जाएगा, वेरिएबल से बना हुआ मैट्रिक्स, x y z वेरिएबल से बना हुआ मैट्रिक्स x y z, ये हुआ कैपिटल X। फिर B हो गया हमारा कांस्टेंट वाला, इक्वल के इधर साइड वाले 3/2 9, ये हुआ। अब ये हो गया ax = b, है ना, ये B मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। इसे सॉल्व करते हैं तो +2, फिर -2 इंटू -5 10 हुआ, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 हो गया। फिर इसे लेंगे -1 साइन -1, और ये हो गया -5 -0, फिर +1 लिया और दिस इंटू दिस किया 3 -0। तो ये कितना निकल करके आया बच्चों, 13 इंटू 2 26, माइनस प्लस हो जाएगा 5, और ये हो गया 3। तो ये आया 26 और 5 31, और 31 और +3 34 निकल करके आया। तो इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है, ये 34 आ रहा है। इसका मतलब मैट्रिक्स A का A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो डिटर्मिनेंट A does not equal to 0, therefore A इनवर्स एग्जिस्ट। अब A इनवर्स निकलेगा तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A के लिए, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो कोफैक्टर क्या क्या निकलेंगे, A11 A12, फिर A13
और A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये कोफैक्टर्स निकालते हैं। ये आएगा प्लस साइन में, ये आएगा माइनस में, ये आएगा प्लस में, ये सब आप सीख चुके हैं। ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस में, माइनस में, प्लस में, है ना। इन दोनों का सम अगर इवन है तो प्लस साइन आएगा और अगर ऑड है तो माइनस साइन आएगा। ये सब आपको सिखाया जा चुका है। अब A11 क्या होगा, 2 को क्लोज किया तो ये -2 इंटू -5 10 हुआ, 10 और प्लस 3 हो जाएगा तो 13 आया। A12 1 को क्लोज किया तो ये होगा -5 और ये हो जाएगा 0 तो -5 आएगा, ये +5 हो जाएगा। A13 इस वाले 1 को क्लोज किया, है ना, तो ये हो जाएगा 3 और ये 0 तो 3 आएगा। फिर A21 इस वाले 1 को क्लोज किया तो ये आएगा 1 इंटू -5 -5 और -3 कितना, -8 तो ये हो जाएगा +8। फिर A22 कितना आएगा, इस -2 को क्लोज किया तो ये होगा -10 और ये 0 तो -10 आया तो ये हो जाएगा -10। फिर -1 को क्लोज किया तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 6 आएगा। A31 0 को क्लोज किया तो ये होगा -1 और +2 -1 +2 कितना 1। फिर A32 3 को क्लोज किया तो -2 -1 कितना हुआ बच्चों, -3 तो ये हो गया +3। A33 -5 को क्लोज किया, जिस रो जिस कॉलम में है तो ये हो गया -4 -1 कितना -5 तो ये आ गया -5। इस तरीके से इस मैट्रिक्स A के सारे एलिमेंट्स के हमने कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। कोफैक्टर से जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा, है ना, उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो कहलाएगा मैट्रिक्स A का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A निकाल लेते हैं। कोफैक्टर से पहले मैट्रिक्स बनाइए और इसका फिर ट्रांसपोज ले लेंगे तो 13 5 3 8 -10 -6 और 1 3 -5 और फिर इसका ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो ये इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल गया, है ना। अब A इनवर्स क्या होगा, A इनवर्स होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आ चुकी है कितनी 34 तो 1 बाई 34 और एडजॉइंट मैट्रिक्स का निकला है ये 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। ठीक, A इनवर्स निकल गया। अब कैपिटल X हम फाइंड कर सकते हैं। कैपिटल X क्या होगा, कैपिटल X बराबर होगा A इनवर्स इंटू B। A इनवर्स ये निकल चुका है 1 बाई 34 13 8 1 5 -10 3 और 3 -6 -5। कैपिटल B ये रहा 1 3 बाई 2 9। अब ये हो गया इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 1 बाई 34 बाहर रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बाई 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, है ना। 13 1 जा 13 प्लस 8 इंटू 3 बाई 2 8 इंटू 3 बाई 2 करेंगे तो ये कितना होगा 2 से 8 कैंसिल 4 4 3 जा 12 फिर 1 9 जा 9 ये हुआ। ठीक, आप सेकेंड रो इसका कॉलम है ना 5 1 जा 5 -10 इंटू 3 बाई 2 करेंगे तो -30 बाई 2 -15 आ जाएगा। फिर 3 9 जा 27 3 1 जा 3 -6 3 जा -18 में 2 कैंसिल तो -9 होगा। फिर -5 9 जा -45 हुआ। इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो 13 और 12 25 और 9 34
तो 1/34 बाहर रहेगा और ये आ गया 34। 5 माइनस 15 माइनस 10 प्लस 27 माइनस 10 प्लस 27 17 हुआ। 3 माइनस 9 माइनस 6 और माइनस 45 माइनस 51 हो गया। अब 34 का हर एक एलिमेंट में डिवाइड कर दीजिए। तो 34 डिवाइडेड बाई 34 कितना 1, 17 डिवाइडेड बाई 34 कितना 1/2 और माइनस 51 डिवाइडेड बाई 34 करेंगे तो 17 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना -3/2। और कैपिटल एक्स क्या है, वेरिएबल वाला मैट्रिक्स। तो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स क्या है प्यारे बच्चों, एक्स वाई जेड। अब दोनों तरफ इक्वल मैट्रिसेस हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप इक्वेट कर दीजिए। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1, y की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और z की वैल्यू आ जाएगी -3/2। और इन्हें आप चेक भी कर सकते हैं, तीनों में से किसी भी इक्वेशन में रखिए तो ये इक्वेशन में को सैटिस्फाइड करेगा। मान लीजिए मैं तीसरी इक्वेशन में रख रहा हूं तो 3y माइनस 5z इज इक्वल टू कितना है 9। ये आपको चेक करना सिखाया जा रहा है ना। y की वैल्यू रखेंगे 1/2 माइनस 5, z की वैल्यू रखेंगे -3/2। तो ये आ जाएगा कितना 3/2 प्लस 15/2। तो 15 प्लस 3 18/2 हुआ और ये आ गया कितना 9 और राइट साइड में 9 ही था। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही निकाला है। और आप किसी भी क्वेश्चन में रख करके चेक कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ये चारों क्वेश्चन जो है 3/3 वेरिएबल के हैं, है ना, 3 वेरिएबल के हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 मैंने बताया। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 और बाकी 12 और 13 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे ax इक्वल टू b और a होगा कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3 और कैपिटल X हुआ वेरिएबल से बना हुआ मैट्रिक्स x y z। फिर कैपिटल B हुआ 7 -5 12। ये आया ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैपिटल A हुआ, ये कैपिटल X हुआ और ये कैपिटल B हुआ। अब डिटर्मिनेंट निकालिए मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट। तो ये आ जाएगा कितना 1 -1 2 3 4 -5। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बड़े नंबर में आते हैं, है ना। और सीबीएसई बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन 6 मार्क्स के कई बार आ चुके हैं, है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, सीखने की कोशिश करिए। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन बताया जा रहा है, आप इसे खुद कर सकते थे, लेकिन मैं आप लोगों का और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करा रहा हूं, है ना। तो ये डिटर्मिनेंट आप मैट्रिक्स ए निकालिए। तो ये आएगा क्या प्लस माइनस प्लस, तो ये +1 लिया, फिर 4 3 जा 12 -5 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा और 3 3 जा 9 +10 फिर +2 और ये होगा कितना -3 -8। तो ये आएगा बच्चों कितना 12 - 5 7 हुआ, फिर 19 और -11 -22। तो ये हो जाएगा कितना -3 + 7 कितना 4 हुआ, है ना। तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स का A का डिटर्मिनेंट जो है 4 आया और मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, x y z की सिंगल वैल्यू निकल करके आएंगी। तो अब हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। उसके पहले कोफैक्टर निकालते हैं। तो A11 प्लस साइन में आएगा, A12 माइनस साइन में आएगा और A13 में लेंगे हम प्लस साइन, A21 में लेंगे माइनस साइन, A22 में लेंगे प्लस साइन और A23 में लेंगे माइनस साइन और A31 में लेंगे क्या बच्चों प्लस साइन, A32 में माइनस साइन, A33 में प्लस साइन। अब ये कोफैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। A11 आएगा क्या 4 3 या 12 12 -5 12 - 5 कितना 7। A12 आएगा क्या -1 को क्लोज किया तो 3 3 जा 9 9 + 10 9 + 10 हो जाएगा 19। फिर
A13 2 को क्लोज किया, 2 जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया, तो यहां से आएगा -3 और -8, -3 -8 कितना -11 हो जाएगा ये। फिर A21 इस 3 को क्लोज किया, जिस रो और जिस कॉलम में है, -3 और +2, -3 + 2 कितना -1, तो माइनस ये +1 हो जाएगा। फिर ये 4 को क्लोज किया तो ये आ जाएगा कितना 3 -4, 3 -4 कितना -1। फिर -5 को क्लोज किया तो ये आ जाएगा -1 और +2, -1 + 2 कितना +1, तो ये आया +1। फिर 2 को क्लोज किया तो 5 -8, 5 -8 कितना -3 आया। फिर -1 को क्लोज किया तो ये आ गया -5 -6, -5 -6 कितना -11, तो ये हो गया +11। फिर 3 को क्लोज किया, इस वाले 3 को, है ना, तो ये आ जाएगा 4 + 3 कितना 7। तो इस तरीके से हमने इस मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट के कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालेंगे, तो कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स मिलेगा उसी का ट्रांसपोज ले लेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकल आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ये होगा कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बना उसका ट्रांसपोज, तो 7 -19 -11, फिर 1 -1 -1 1 -1 -1 और -3 11 7 -3 11 7, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम में बदल गई, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में बदल गई। ये निकला एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ए इनवर्स क्या होगा बच्चों, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना, और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकाल चुके हैं कितना 4, तो 1/4 हो जाएगा, और ये आया है 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7, ये ए इनवर्स निकल करके आया, है ना। अब अपन क्या यूज करेंगे, कैपिटल X बराबर ए इनवर्स इनटू बी, और ए इनवर्स अभी अभी हमने निकाला, इसे पुट किए दे रहे हैं 1/4 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7, और कैपिटल बी हमारा ये रहा 7 -5 12। अब ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करिए, है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कितना 1/4, फिर 7 7 जा 49, 1 -5 का इंटू -5 -3 और 12 का इंटू -36, फिर -19 7 जा 133, तो -133 हुआ, फिर -1 -5 का इंटू +5 और 11 12 का इंटू 12 है ना, तो ये आ जाएगा 132 और -11 7 जा -77, फिर -1 और -5 का इंटू +5 और 7 और 12 का इंटू 12 7 84 84, ये हुआ। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करिए, ये 49 -5 हो गया 44 और 36, 44 और 36 कितना बच्चों 44 में 36 माइनस करना है तो 8 आएगा, तो 1/4 और ये आ गया 8, फिर 1 33 ये 132, तो -1 मिला, -1 + 5 कितना 4 हुआ, फिर 84 और 89 हो गए, 89 में 77 माइनस करेंगे तो कितना 89 - 77 तो 12 आया, और 4 जो बाहर डिवाइड है उसका सारे एलिमेंट में हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना कैपिटल X हमारा निकल करके आ जाएगा, 8 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और कैपिटल X क्या है XYZ, दोनों तरफ इक्वल मैट्रिसेस हैं, है ना, आर्डर दोनों का सेम है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे, तो x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू आई 1 और z की वैल्यू आई 3। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है, और इसे हम चेक कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में रखेंगे तो ये सेटिस्फाइड करेगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में प्यारे बच्चों थोड़ा सा मोड़ दिया गया है, और जब ऐसा थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है तो बच्चे भी क्या मुड़ जाते हैं, है ना, और पीछे वाले बच्चे का आंसर देखने लगते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझिए, कोशिश करिए, है ना। क्वेश्चन में दिया है मैट्रिक्स ए, ये गिवन है, और बोला गया कि ए इनवर्स फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए दिया है और हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक। यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और ये इक्वेशंस के सिस्टम को हमें सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है उन्हीं से ये हमारा मैट्रिक्स बना है। 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। और जब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें कैपिटल एक्स बराबर क्या लेना पड़ेगा, ए इनवर्स इंटू बी, है ना। तो ये यहाँ पर ए इनवर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, जिसका यूज हम यहाँ पर x बराबर ए इनवर्स इंटू बी में करेंगे। तो करते हैं बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जैसे अभी किया, थोड़ा सा घुमा दिया गया है ना। तो इसमें डरना नहीं है, करते हैं। हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स पहले फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगा कितना, 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, और ये होगा +2, फिर -4 +4, फिर +3, और ये हुआ हमारा कितना -6 और +4, -6 +4, फिर +5, और ये आ जाएगा 3 -2। अब ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना, -2 × 3 -6, और 1 × 5 तो 5, तो ये आया -1, ठीक। इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई -1, और ये 0 नहीं आ रही है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम निकालेंगे कोफैक्टर्स, है ना। इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालेंगे। a11 के लिए आएगा प्लस साइन, और ये होगा -4 और +4, तो -4 +4 कितना, 0 हो गया। फिर a12 के लिए आएगा माइनस साइन, और ये होगा कितना, -6 और +4, -6 +4 कितना, -2, तो ये हो जाएगा +2। फिर a13 आएगा कितना बच्चों, 5 को क्लोज किया, इसके लिए आएगा प्लस साइन, 3 -2, तो ये हो जाएगा 1। फिर a21 कितना आएगा, इसको क्लोज किया, है ना, तो 6 -5 कितना, 1, तो इसके लिए पहली बात तो माइनस साइन आएगा, तो -1 हो जाएगा। फिर a22 के लिए आएगा प्लस साइन, और ये क्लोज किया, ये क्लोज किया, तो -4 -5 -9 हुआ, तो ये हो जाएगा -9। फिर a23 कितना होगा, -4 को क्लोज किया, है ना, तो ये हो जाएगा 2 और +3, 2 + 3 कितना, 5, लेकिन इसके लिए आएगा माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस। फिर a31 के लिए आएगा प्लस साइन, और ये क्लोज किया, तो ये हो गया कितना, 12 - 10 कितना, 2। फिर a32 1 के लिए 1 को क्लोज किया, तो ये हो गया -8 और -15 -8 कितना, -23, और इसके लिए भी माइनस आएगा। तो फिर a33 के लिए आएगा प्लस साइन, और ये हो जाएगा कितना, 4 + 9 कितना, 13। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा बच्चों, ये कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स मिलेगा उसी का हमारा ट्रांसपोज, है ना। तो ये होगा 0 2 1, फिर -1 -9 -5 -9 -5 2 23 13, और इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13, ये जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकल गया, है ना। अब ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स क्या होगा प्यारे बच्चों, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक। तो ये आएगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल चुके हैं कितना, -1, तो 1/-1, और 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13,
यहाँ पर बाहर -1 है, आप चाहो तो -1 का इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और कर देना चाहिए, उसी में हमारी समझदारी है, तो कर दीजिए। तो ये A इनवर्स आ जाएगा कितना बच्चों, माइनस का इंटू करिए तो ये हो जाएगा कितना 0 1 -2 -2 9 -23 और -1 5 -13, ये A इनवर्स हमारा निकल गया, एक आंसर आ गया। फाइंड A इनवर्स था तो एक आंसर आ गया। अब बोला गया है यूजिंग A इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस हैं इसी A इनवर्स का यूज करके हमें सॉल्व करना है ना। तो इस इक्वेशंस के सिस्टम को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल X बराबर A इनवर्स इनटू B। ठीक, बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं है, 2 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। यहां पर A इनवर्स यही होगा जो ये निकला है, क्यों, क्योंकि ये कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स A ही था हमारा, है ना, इससे जो कोफिशिएंट से मैट्रिक्स बनेगा वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स A ही था। ठीक, तो यहाँ पर बिल्कुल इन्हीं के कोफिशिएंट से ही ये मैट्रिक्स A गिवन था, तो A इनवर्स हमारा यही होगा जो निकला है। ठीक, तो कैपिटल A इनवर्स यहाँ पर हम रख के दे रहे हैं 0 1 -2 फिर -2 9 -23 और -1 5 -13 और कैपिटल B हमारा क्या रहेगा, ये जो कांस्टेंट वाले इधर हैं इनसे मैट्रिक्स जो मिलेगा 11 -5 -3। अब इनका मल्टीप्लाई करिए तो ये होगा कितना 0 -5 और 6, तो 0 -5 + 6 -22 फिर -45 और +69 फिर -11 -25 और +39। अब इसे और सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा कितना 1 और 45 और 22 हुआ -67 -67 और 69 कितना 2 और फिर 39 में 25 माइनस किया तो ये हो गया बच्चों कितना 14, है ना, 14 -11 किया तो कितना 3 हुआ। और कैपिटल X है हमारा कितना XYZ, तो यहां से X की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहां से X की वैल्यू आएगी 1, Y की वैल्यू आएगी 2 और Z की वैल्यू आएगी 3। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा कंप्लीट होता है और इसे आप किसी भी क्वेश्चन में रखिए सेटिस्फाइड करेगा, है ना। अब इस एक्सरसाइज 4.6 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में प्यारे बच्चों क्या है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी तक हमने क्वेश्चन किया है, इसको पढ़ना है, थोड़ा सा समझना है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में है द कास्ट ऑफ 4 kg ओनियन 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज ₹60। इसका मीनिंग 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, इनकी कास्ट आती है ₹60। राजू भैया मार्केट में गए और मार्केट में 4 kg जो है प्याज खरीदा, 3 किलो गेहूं खरीदा और 2 किलो चावल खरीदा और उन्हें ₹60 जो है देना पड़ा, है ना। आगे क्या लिखा है, द कास्ट ऑफ 2 kg ओनियन 4 kg व्हीट एंड 6 kg राइस इज ₹90। अगर वो 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल लेता है तो ₹90 लगता है ना। द कास्ट ऑफ 6 kg ओनियन 2 kg व्हीट एंड 3 kg राइस इज ₹70। और अगर वो 6 किलो प्याज लेता है, 2 किलो गेहूं लेता है और 3 किलो चावल लेता है तो कितना रुपए है, ₹70 देना पड़ता है ना। तो फाइंड कास्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड, हमें हर एक आइटम का पर केजी कास्ट बतानी है, मतलब प्याज कितने रुपए किलो है, गेहूं कितने रुपए किलो है और चावल कितने रुपए किलो है, ये बताना है। और कौन से मेथड से बताना है, मैट्रिक्स मेथड से। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में माने ले रहे हैं ₹1 पर केजी जो है प्याज है अपना, ₹Y पर केजी जो है क्या गेहूं है और ₹Z पर केजी जो है चावल है ना। इसके बाद देखते हैं लेट कॉस्ट ऑफ ओनियन पर केजी इज ₹X और व्हीट पर केजी इज ₹Y और राइस पर केजी इज ₹Z। इसका मतलब प्याज पर केजी ₹X की आ रही है, गेहूं पर केजी Y का आ रहा है और चावल पर केजी Z का आ रहा है। अब देखिएगा
द कास्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 1 kg ओनियन का प्राइस कितना है x, तो 4 kg का कितना होगा 4x। फिर 3 kg व्हीट, 1 kg व्हीट का कास्ट y है, तो 3 kg का कितना होगा 3y, और 2 kg राइस का 2z, और टोटल कास्ट कितनी आई 60 रुपीज। यहां से ये पहली क्वेश्चन हमारी बन गई। फिर आगे 2 kg ओनियन, 1 kg ओनियन कितने का x रुपए का, तो 2 kg ओनियन कितने का होगा 2x का। फिर 1 kg व्हीट कितने का y रुपए का, तो 4 kg कितना का 4y का। फिर 6 kg राइस लिखा तो 6z हुआ, और इनकी टोटल कास्ट कितनी आई है 90 रुपीज। ये हो गई हमारी दूसरी क्वेश्चन। फिर द कास्ट ऑफ 6 kg ओनियन, 1 kg ओनियन x रुपए का, तो 6 kg ओनियन कितना 6x रुपए का। 2 kg व्हीट 2y रुपए का, और फिर 3 kg राइस, 3 kg राइस का मतलब 3z है ना, तो ये कितना हो जाएगा 70 रुपीज का। तो ये 3 क्वेश्चन हमारी बन गई। मार्केट में 3 क्वेश्चन आ गई, और यहाँ पर 3 अननोन है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। ऐसा ही अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया, 14 किया, और भी क्वेश्चंस किए हैं, बिल्कुल वैसा ही इसे सॉल्व करना है। आप लोग इसे अब खुद सॉल्व कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन है, 3 अननोन है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, तो आप इसे खुद करेंगे। अब इस तरीके से हमारी एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.6 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और एक्सरसाइज 4.6 भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम डिटरमिनेंट्स चैप्टर की ही मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे।